हेलो फ्रेंड्स, माइंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे मार्च एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम की अपडेट की बात करें तो अभी एग्ज़ाम की कोई भी अपडेट नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बना के आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, एग्ज़ाम की डेट आ गई। तो अभी ट्रिपल सी की वेबसाइट पर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जब भी आएगी हम आपको पोस्ट कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल अपने एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से आईएमआई में कितने अंक होते हैं? तो आईएमआई हमारा जो होता है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये हमारे मोबाइल का एक यूनिक नंबर होता है, यानी कि सीरियल नंबर होता है, जिसकी मदद से हमारे ऑपरेटर जो होते हैं हमारे फ़ोन की पहचान करते हैं और उन्हीं इसी आईएमआई नंबर से हम अपने मोबाइल की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जब कभी हमारा फ़ोन खो जाता है तो हम जब एफआईआर कराने जाते हैं तो इसी आईएमआई नंबर को हमें देना पड़ता है, क्योंकि एक बार आईएमआई नंबर ब्लैक लिस्ट में चला गया तो किसी भी कंपनी का सिम उसमें काम नहीं करेगा। क्योंकि जब भी आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी सिम डालते हैं तो आपका आईएमआई नंबर तुरंत ऑपरेटर के पास चला जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा कितने नंबर का होता है? ये हमारा 15 नंबर का यूनिक होता है। और आईएमआई नंबर आपका ड्यूअल सिम है तो आपके फ़ोन के अंदर दो सिम होगा, सिम 1 सिम 2 का दोनों आईएमआई नंबर अलग अलग रहता है। तो ये हमारे 15 नंबर का यूनिक होता है। और ये तभी चेंज हो जाता है जब अपने मदरबोर्ड का आप कभी भी अगर मदरबोर्ड चेंज कराएंगे तो आईएमआई नंबर भी आपका चेंज हो जाएगा। अदरवाइज आईएमआई नंबर को आप बदल नहीं सकते। और कंप्यूटर में फिर सेम इसी तरह का एक नंबर होता है जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, और शॉर्ट में जिसको हम मैक बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मोबाइल के अंदर आईएमआई होता है और आईएमआई नंबर की तरह ही मोबाइल के अंदर भी हमारा मैक एड्रेस भी होता है, जो हमारे वाईफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मोबाइल में सिम नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली वाईफाई से इंटरनेट चलाते हैं, तो हमारा आईएमआई नंबर यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे हमारा मैक एड्रेस यूज़ होगा। और अगर आप ब्लूटूथ से इंटरनेट चलाते हैं, ब्लूटूथ का भी अपना मैक एड्रेस भी होता है, वहाँ पर आईएमआई नंबर यूज नहीं होगा। आईएमआई नंबर तभी यूज होगा जब आप मोबाइल सिम का इस्तेमाल करेंगे तब, और उसकी मदद से इंटरनेट चलाएंगे तो राइट आंसर होगा ए 15। ठीक है, 15 नंबर का यूनिक नंबर होता है। पूरा नाम कभी भी पूछा जाता है तो याद कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई कॉमर्स द्वारा उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ई कॉमर्स द्वारा कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं है। तो ई कॉमर्स में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं आप, कपड़े या फिर कोई भी सामान आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो ये वाली सेवा वहाँ उपलब्ध हो जाती है। और उसके बाद ईमेल वाली ऑनलाइन ईमेल आता है, तो ई कॉमर्स में कोई भी ईमेल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो ये वाला ऑप्शन वहाँ नहीं होगा। बाई एंड सेल, तो ई कॉमर्स के अंदर आप सामान खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही होगा। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं आप, सीओडी का ऑप्शन भी लेते हैं, जिसका पूरा नाम होता है कैश ऑन डिलीवरी। जब आपके पास सामान आएगा तब आप उसकी पेमेंट करिए, या फिर आप बाई एंड सेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको सेल भी करने की परमिशन देते हैं, जैसे कि मीशो होता है, वहाँ पे कुछ कमीशन देना पड़ता है, वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर प्रकार नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑपरेटर पूछा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। तो यहाँ पे हमारा जो होता है टेक्स्ट हमारा एक ऑपरेटर होता है, और यहाँ पे रेफरेंटल ये हमारा ऑपरेटर नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। उसके बाद अर्थमेटिक होता है, और यहाँ पे कॉस्मेटिक होता है, मतलब कैलकुलेशन संबंधी सारे ऑपरेटर होते हैं। पर यहाँ पे रेफरेंटल जो ऑपरेटर होता है ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑपरेटर नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। यहाँ पे बी आंसर सही होगा। तो लिब्रे ऑफिस में के 2-3 सवाल हैं इसमें, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई बार आते हैं। चलिए आगे से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से बीओपी का पूरा नाम क्या है? तो बीओपी का पूरा नाम होता है वॉइस ओवर आईपी। मतलब कि जब आप इंटरनेट से किसी को कॉल करते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप को कॉल करते हैं या फिर वीडियो कॉल करते हैं, तो वो सारी कॉल जो होती है हमारी वीओआईपी पे जाती है। मतलब कि वो उस जगह पे हमारा मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब कि आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आईपी एड्रेस हमारा दो तरह का होता है, आईपी वर्जन 4 जो 32 बिट का होता है, आईपी वर्जन 6 जो कि 128 बिट का होता है। तो वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे हमारा जो यूज़ किया जाता है आईपी एड्रेस, इसलिए उसको बोला जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, VoIP उसका पूरा नाम होता है, तो लिख लीजिएगा उसको सही से। VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट आंसर इसका होगा। पूरा नाम कई बार पूछा जाता था, आप याद रखिएगा VoIP। अब जियो के अंदर बहुत सारी सर्विसेज इसी तरह की है, वॉइस ओवर आईपी भी है, उनके पास वीडियो ओवर आईपी भी है। तो आप वीडियो कॉल जब जियो की मदद से करते हैं तो
वीडियो ओवर आईपी हो जाती है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होती है। यहाँ से पूछा जा रहा है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर या हब होता है, तो यहाँ पे बताइए कौन सी टोपोलॉजी। तो रिंग के अंदर हमारा सेंट्रल हब होता था कि नहीं होता था। तो रिंग के अंदर हमारा सेंट्रल हब नहीं होता था कोई। सर इस तरह से हमारा सारे कंप्यूटर एक दूसरे से गोल गोल में जुड़े रहते थे, तो यहाँ पे कोई बीच में नहीं रहता था। बस के अंदर हमारा होता था, बस जो होता था एक सीधी लाइन में चलता था, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर इस तरह से जोड़े रहते थे। तो इसमें भी हमारा जो है इस तरह से ऐसे जोड़े रहते थे, तो इसमें भी नहीं होता था। स्टार में होता था। स्टार के अंदर हमारा जो होता था एक बीच में हब होता था इस तरह से, और उसके चारों तरफ इस तरह से जो है हमारे डिवाइस लगे रहते थे चारों। तो इसमें सेंट्रल हब होता है जो यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो राइट आंसर होगा हमारा सेंट्रल हब। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मेश होता है, मेश के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। मेश असल में रिंग टोपोलॉजी का एक बेहतरीन रूप है, मतलब कि विस्तृत रूप है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में जैसे कि 4 कंप्यूटर है, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे ही हो गया। तो यहाँ पे देखिए सब एक एक केबल से जुड़े हुए हैं, सिंपली एक केबल से। तो अगर इस वाली केबल को यहाँ से कट जाती है तो इधर जो ये नेटवर्क है वो इधर से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इधर से भी केबल कट जाए तो ये कंप्यूटर पूरी तरह से नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। लेकिन मेश टोपोलॉजी में जितने कंप्यूटर होते हैं सब एक दूसरे से केबल के थ्रू जुड़े होते हैं, तो ऐसे इस तरह से। तो इसलिए अगर कोई भी केबल कट जाती है तो नेटवर्क जो है दूसरी जगह से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह मेश टोपोलॉजी होती है, ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी बहुत ही महंगी टोपोलॉजी होती है, हालांकि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। हालांकि आजकल मेश का एक नया नाम आ गया, वाईफाई भी मेश में इस्तेमाल होने लगा है, जिसमें एक ही नेटवर्क को अलग अलग नेटवर्क डिवाइसों की मदद से आगे बढ़ाया जाता है, जैसा कि हमारा आज के मोबाइल का नेटवर्क होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा स्टार टोपोलॉजी, जिसमें सेंट्रल हब होता है इस वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस स्टाइल में अगर C7 को सिलेक्ट किया जाता है तो होम टैब पर क्लिक करने से क्या होगा। देखिए जब होम टैब पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी ग्रुप की सेल को हम सिलेक्ट करेंगे उसके पहले सेल पे चला जाएगा। मतलब कि अगर C7 पे हम सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली G7 पे अगर क्लिक करेंगे तो G1 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब कि G1 जो होती है सबसे ऊपर की सेल होती है, जैसे कि सेल का नंबर होता है, यहाँ पे ऊपर G लिखा रहता है और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे ऐसे 3 लिखा रहता है, इसके बाद 4 इस तरह से लिखा रहता है। तो अगर यहाँ पे हम हैं और जब भी होम दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस वाले सेल पे आ जाएंगे G1 पे। तो ये होम की पहली सेल पे पहुंचा देता है सेम ग्रुप। अब ऐसा नहीं है कि A1 पे आपको पहुंचा देगा, ये G1 पे पहुंचाएगा। मतलब कि जिस सेल में सबसे नीचे होगा उसी के सबसे ऊपर वाले में आपको लेकर जाएगा। आप चाहे G32 पे हो चाहे G50 पे होंगे, वो आपको G1 पे लेकर जाकर छोड़ देगा। तो राइट आंसर होगा हमारा G1। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डॉस अटैक का एक रूप है। तो यहाँ पे पूछा रहा डॉस अटैक। डॉस का पूरा नाम होता है डेनियल ऑफ सर्विस। ये एक तरह का अटैक होता है जिसमें हमारे सिस्टम को, जो भी हमारा वेब सर्वर हो या फिर कंप्यूटर, उस पर बहुत तरह के ट्रैफिक को डाला जाता है। उसमें कुछ बॉट ट्रैफिक भी होते हैं, कुछ जेन्युइन ट्रैफिक भी होते हैं। नॉर्मली हमारे हर कंप्यूटर की या फिर हर वेब सर्वर की अपनी एक क्षमता होती है कि वो कितने यूज़र को एक बार में हैंडल कर सकता है। लेकिन डॉस अटैक में हम बहुत सारे वर्चुअल यूज़र को एक बार में ही उस पर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा वेब सर्वर या फिर कंप्यूटर के जो यूज़र की हैंडल करने की क्षमता होती है वो उसे वो कई ज़्यादा, जब उस पर ट्रैफिक आ जाता है तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से स्लो हो जाता है। और धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करता और बाद में वो पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी अटैक किया जाता है, जिसमें पहले तो हमारे सिस्टम पर लोड डाल के चेक किया जाता है कि सिस्टम हमारा जो है सही है तो नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर वल्नरेबिलिटी अटैक भी होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा होगा बैंडविड्थ फ्लोटिंग होगा या फिर कनेक्शन फ्लोटिंग। इनमें से कौन सा अटैक यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा तो हमारा ये पहला होता है वल्नरेबिलिटी अटैक, जिसमें हम अपने डॉस मतलब से सर्वर पे खूब सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं सर्वर कितनी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। तो ये भी हमारे डॉस का अटैक हो। बैंडविड्थ फ्लोटिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारे सर्वर की बैंडविड्थ 1 GB है और हम उसके ऊपर डालते हैं 1.5 GB का डाटा, इकट्ठे ट्रैफिक डाल देंगे तो हमारा सिस्टम जो है एकदम स्लो हो जाएगा। उसके बाद कनेक्शन फ्लोटिंग होती है। जब सर्वर हमारा किसी यूज़र को डाटा भेजता है तो उसकी अपनी लिमिट होती है कि एक बार वो 50 ही यूज़र को डाटा भेज सकता है। कनेक्शन फ्लोटिंग में क्या होता है कि हम 50 यूज़र से ज़्यादा यूज़र से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इससे सर्वर क्या होता है पूरी तरीके से स्लो हो जाता है और
स्लो होते होते एकदम से बाद में बंद हो जाता है और एकदम वेबसाइट क्रैश हो जाती है, मतलब नॉट रिस्पॉन्सिव हो जाती है, वेबसाइट खुलती ही नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सारे जो भी हैं ये हमारे डॉस अटैक के ही प्रकार हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। अगले सवाल पे आता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करें। देखिए नॉर्मली अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं तो उसके लिए आप आरटीजीएस भेजते हैं या फिर निफ्ट यूज करते हैं। अगर छोटे अमाउंट का पैसा भेजना है आपको तो आप निफ्ट ही करेंगे। अगर आपको बड़े अमाउंट का पैसा भेजना है, जैसे कि आपको 50 लाख रुपए भेजना है, क्योंकि आरटीजीएस की जो लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए से शुरू होती है। अगर आपको किसी को आरटीजीएस करना है तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपए भेजने होंगे। अब यहाँ पे जो आईएफएससी कोड है ये एक फॉर्म है, जैसे कि अकाउंट वेरिफिकेशन है। इससे क्या होता है, हमारा अकाउंट का नाम, बैंक का नेम और बैंक की ब्रांच का नेम का पता चलता है। तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक, इसकी मदद से हमारा जो है बैंक की डिटेल हमारी पता चल जाती है। जब भी आप अकाउंट नंबर और किसी को पैसा भेजना आरटीजीएस, निफ्ट और एमपीएस से, तो आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर ही आपके लिए ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आपको किसी को बाहर भेजना है कोड को, तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना स्विफ्ट कोड के आप किसी को बाहर पैसा नहीं भेज सकते। तो राइट आंसर होगा हमारा स्विफ्ट कोड। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं हमने स्विफ्ट का फुल फॉर्म और स्विफ्ट कितने नंबर का होता है लिख दिया, और डिटेल में भी आपको ज़्यादा डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। अब स्विफ्ट कोड के लिए 2 बैंक होते हैं। नॉर्मली सारे बैंकों के अपना खुद का इंटरनेशनल ब्रांच होती है, लेकिन जिन बैंकों की इंटरनेशनल ब्रांच नहीं होती हैं वो दूसरे बैंकों से टाई अप किए रहते हैं, ताकि उनके कस्टमर अगर इंडिया में कभी किसी से पैसा भेजना चाहें तो वो उनकी मदद से भेज सकते हैं। और अगर हम किसी इंटरनेशनल कस्टमर को पैसा भेजते हैं तो आसानी से वहाँ पे भेज सकते हैं। हालांकि वीज़ा के थ्रू भी आप पैसा भेज सकते हैं, क्योंकि वीज़ा का जो एटीएम कार्ड होता है वो इंटरनेशनली सपोर्ट करता है, वीज़ा और मास्टर दोनों का। रुपए का भी हर कंट्री में भी सपोर्ट नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल दूरस्थ टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे दूरस्थ, मतलब कि अगर कोई कंप्यूटर दूर है उसको एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ज़्यादातर कंपनियां जो आज के टाइम पे हैं लैपटॉप डेस्कटॉप बनाने वाली, सभी अपने कस्टमर में अगर उनके कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत आता था तो रिमोटली एक्सेस करके वो सारी प्रॉब्लम को वहीं से सॉल्व कर देते। अगर कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चल रहा हो तो उसके लिए हमारा जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है उसको टेलनेट प्रोटोकॉल किया जाता है। ये रिमोट एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। और जो इनमें सबसे पॉपुलर सर्विस हैं उनमें 2 का नाम सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे, एक तो है टीम व्यूअर और दूसरा है एनीडेस्क। इनकी मदद से आप किसी भी कंप्यूटर को दुनिया के किसी भी कोने से मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से ही पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उसमें आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को आप अपने मोबाइल से ही एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी इंटरनेट की मदद से। तो यहाँ पे हमारा एफटीपी जो प्रोटोकॉल होता है वो सिर्फ फाइल डाउनलोड करने के लिए होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा टेलनेट। ठीक, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर ही काम करता है अभी फ़िलहाल। तो मैक के अंदर भी काम करता है, लेकिन उसमें फीचर बहुत लिमिटेड है। विंडो के अंदर सारे फीचर सपोर्ट करता है। निम्नलिखित में माउस में लेफ्ट क्लिक करके मूव करने को क्या कहते हैं। तो अगर आप माउस से कोई भी चीज़ को लेफ्ट क्लिक करके मूव करते हैं तो उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ठीक, किसी भी चीज़ को अगर हम मूव करते हैं मतलब कि उसको कट कर लेते हैं पर उसको होल्ड करके रखे रहते हैं और फिर उसको दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। इसकी मदद से आप कट कॉपी और मूव बड़े आराम से कर सकते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, आप किसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर दूसरी जगह पे ले जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए सिंपली आप उस फोल्डर पे क्लिक करिए, उसको ले जाके जहाँ पे भी रखना हो वहाँ छोड़ दीजिए, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ से एक फोल्डर हम ऐसे पकड़ेंगे, इस पर माउस का अपना क्लिक करेंगे और ले जाके यहाँ पे ऐसे दूसरी जगह जहाँ पर रखना होगा ले जाके हम उसको माउस के बटन को छोड़ देंगे। ये सारी प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी, इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। रास्टर एंड वेक्टर ये हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में ग्राफिक्स संबंधित छोटे मोटे काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे प्रोग्राम जैसे कि हमारा पेंट होता है उसी तरीके का टाइप के प्रोग्राम है जिनकी मदद से आप इनको आसानी से काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स संबंधित छोटे मोटे काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस मेनू में फॉन्ट कलर चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए किस मेनू में फॉन्ट कलर चेंज होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कौन सी चीज़ के अंदर ये पूछ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस से पूछ रहे हैं या फिर कैल्क में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लगभग सारे एप्लीकेशन के अंदर फॉर्मेट मेनू के अंदर ही फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर ही सारी फॉर्मेटिंग संबंधित टूल उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईपी के लिए लागू नहीं हो रहा।
यहाँ पे पूछा रहा आईपी के लिए क्या लागू नहीं होता, तो आईपी हैंडल एड्रेस कनेक्शन करता है, ये राइट होगा, ये भी होता है। डेटाग्राम फॉर्मेट यूज करता है, ये भी सही है। पैकेट हैंडलिंग कनेक्शन करता है, ये भी सही है। एरर रिपोर्टिंग जो है आईपी का काम नहीं होता, तो ये राइट आंसर होगा हमारा एरर रिपोर्टिंग। एरर रिपोर्टिंग हमारा आईपी के अंदर नहीं आता, तो ये एरर रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रोक से क्या आशा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा प्रोक क्या है, तो प्रोक हमारी क्या है, एक हमारी प्रोक जो होती है ये वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है। ये वर्चुअल फाइल सिस्टम उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादातर क्लाउड फाइल सिस्टम जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो वर्चुअल फाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम का इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरह की फाइल को सिस्टम को एक ही जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारे विंडो के अंदर जो होता है अलग फाइल सिस्टम होता है जिनमें NTFS यूज होता है, और जबकि माइक के अंदर हमारा दूसरा फाइल सिस्टम यूज करता है। लेकिन हम एक कंबाइन सिस्टम अगर बनाना चाहें जहाँ पे हम दोनों की फाइलों को स्टोर करके रख सकें, तो वही हमारा होता है वर्चुअल फाइल सिस्टम। उसी का एक फॉर्म है हमारा प्रोक। अब ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है तो इसको याद रख लीजिएगा, इसका पूरा नाम होता है वर्चुअल फाइल सिस्टम, प्रोक का मतलब। निम्नलिखित, चलिए अगले सवाल पे आता है। निम्नलिखित किस प्रकार की समस्या है जब कोई हैकर नेटवर्क में अगर कोई हैकर किसी नेटवर्क में आसानी से प्रवेश कर जाता है या फिर किसी भी तरीके से प्रवेश करता है, तो वो हमारा नेटवर्क की सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिक्योरिटी फ्लो होता है। अगर देख क्रेडिबिलिटी मतलब होती है जवाबदेही, अगर नेटवर्क के अंदर कोई भी दिक्कत आती है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता तो वो क्रेडिबिलिटी होती है। परफॉर्मेंस मतलब नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा या फिर उसकी बैंडविड्थ ठीक से चल नहीं रही, ये सारी दिक्कतें जो होती है हमारी, ये हमारी परफॉर्मेंस है। एबिलिटी मतलब कि कितना उपलब्ध है सिस्टम, ये पर डिपेंड करता है। लेकिन सिक्योरिटी होती है जब हमारी फाइलों को कोई हैकर सिस्टम के अंदर नेटवर्क के अंदर प्रवेश कर जाता है या फिर नेटवर्क को क्रैक कर लेता है और आसानी से फाइलों को एक्सेस कर लेता है, तो हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी के अंदर आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सभी सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल पॉइंट की सुविधा के लिए समान और एकीकृत मंच है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट सिंगल पॉइंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब कि सारी गवर्नमेंट सर्विसों को एक ही जगह पे उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे हमारा उमंग प्लेटफॉर्म है उपलब्ध, जिनमें हमारा 100 से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की सर्विसें हमें उपलब्ध होती हैं, और ये हमारे टोटल 13 भाषाओं में उपलब्ध है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है और ये वेबसाइट पे भी है, लेकिन ये एंड्रॉयड के लिए उपलब्ध है इनका मोबाइल एप्लीकेशन, iOS के लिए नहीं है। तो ये हमारा राइट होगा। उमंग के अंदर आप आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी सुविधाओं को आप एक ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो राइट आंसर उमंग होगा। एक उमंग का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा, हम यहाँ साइड पे लिख दे रहे हैं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से रो और कॉलम कितने होते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से कितने होते हैं या फिर टोटल कितने होते हैं, आपको बता दें। इसमें 10,48,576 रो एंड कॉलम होते हैं। आंसर होगा हमारा राइट हो आंसर होगा हमारा 10,48,576 रो होते हैं और 1,024 हमारे कॉलम होते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। तो ये वाला नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, बहुत ही कम है, नन तो होगा ही नहीं, तो ये राइट आंसर होगा हमारा 10,48,576। लिब्रे ऑफिस के वर्जन 7 के पहले ये कॉलम की संख्या थोड़ी कम हुआ करती थी, पर अभी वो उतना ही कर दिए हैं जितना भी कि फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 में है। सेम उतना ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बराबर उन्होंने कैल्क में भी कर दिया है। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक क्वेश्चन रिलेटेड नहीं था इसलिए उसको हटा दिया। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारे 2 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। इनमें एक हमारा सेल रेफरेंस होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है हमारा रिलेटिव। नॉर्मली हम जो सेल रेफरेंस यूज करते हैं वो रिलेटिव होता है, मतलब कि जब भी हम किसी सेल को एक बार फार्मूला लगा के उसको नीचे ड्रैग कर देते हैं तो वो रिलेटिव होता है, और ऑटोमेटिकली जो भी सेल रेफरेंस होते हैं ऊपर से वो बदलता रहता है और सेम फार्मूला लगाता रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कि कोई गुणा करना चाहते हैं कहीं पे, और इसमें हम चाहते हैं कि सारे जगह पे सिर्फ एक ही फार्मूले से गुणा हो, मतलब कि एक ही तरीके से नंबर से गुणा किया जाए। जैसे कि हम 2 लगाना चाहते हैं पर हम चाहते हैं कि हमारे पास 20 नंबर है लेकिन सबको गुणा 2 से ही किया जाए, तब वहाँ पे हम जो है रिलेटिव का इस्तेमाल नहीं एब्सोल्यूट का करेंगे। तो एब्सोल्यूट जो होता है हमारा ये चेंज नहीं होता, वो हमेशा फिक्स रहता है, वो रेफरेंस जो भी हम लगाते हैं एब्सोल्यूट। तो हमारे 2 तरह के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा टेलीग्राम के संदर्भ में गलत कथन है,
तो यहाँ पे पूछा है टेलीग्राम के संदर्भ में कौन सा गलत कथन। अब टेलीग्राम जिसको नहीं पता उनके लिए बता दें, टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, लेकिन व्हाट्सएप की तरह ये डिवाइस बेस्ड नहीं, ये क्लाउड बेस्ड है। डिवाइस और क्लाउड बेस्ड में अंतर ये होता है कि जो हमारे डिवाइस में बेस्ड मैसेजिंग ऐप होते हैं उनमें मैसेज जो होता है हमारे डिवाइस के अंदर ही स्टोर होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जबकि क्लाउड बेस्ड में सर्व जो भी मैसेज होते हैं क्लाउड पे स्टोर होते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब जबकि डिवाइस बेस्ड में दिक्कत यह होती है कि अगर आपका डिवाइस लॉस हो गया तो आपके सारे मैसेज लॉस हो जाएंगे, लेकिन क्लाउड बेस्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका डिवाइस लॉस भी हो गया तो भी आपके सारे मैसेज आपको नए डिवाइस में आसानी से मिल जाएंगे, कभी भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे होता है हमारा शेयर मल्टी मीडिया डाटा, कोई भी फाइल आप शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइल साइज 2 GB होती है। इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस और IP सर्विस, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ग्रुप कॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे परमिशन टू रीड ई बुक की परमिशन नहीं है, क्योंकि ई बुक को पढ़ने के लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, ई बुक की परमिशन नहीं है वहाँ पे। ना ही कोई मूवी की परमिशन है, हालांकि लोग उसमें शेयर करते हैं बहुत सारे कंटेंट, क्योंकि बड़ी फाइलें शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप की तरह छोटी फाइलें नहीं शेयर कर सकते। जैसे कि व्हाट्सएप में जो मैक्सिमम साइज होती है वो 15 MB होती है, जबकि टेलीग्राम में 2000 MB होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का अलग प्रभाव होता है। तो अलग प्रभाव मतलब कि होता है डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए आल्ट और शिफ्ट और टैब, देखिए शिफ्ट और टैब जो है अलग अलग भी काम करती हैं, लेकिन कंट्रोल एक ऐसी की होती है जो बिना किसी कॉम्बिनेशन के काम नहीं करती, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन के साथ ही काम करती है। आप कंट्रोल बटन से कुछ नहीं कर सकते, जबकि टैब को आप अगर प्रेस कर देते हैं तो इसका अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम है, जबकि शिफ्ट का भी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम है। जैसे कि आप शिफ्ट दबा के कुछ भी लिख करेंगे तो उसका भी काम है, या फिर शिफ्ट की भी कई जगहों पे अलग काम है, आर का भी अलग काम होता है, ये सिंगली ऑपरेट होता है। लेकिन कंट्रोल बिना किसी अदर की के साथ काम नहीं होता, इसे कॉम्बिनेशन में यूज है, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल X, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हार्डवेयर का वह टुकड़ा जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है और टेलीफोन लाइनों की यात्रा कर सकता है। तो यहाँ पे जो टुकड़ा पूछा जा रहा है उसे हार्डवेयर पीस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा होगा राइट आंसर मॉडम। मॉडम ही एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। हालांकि अब एनालॉग सिग्नल तो होता नहीं, क्योंकि एनालॉग सिग्नल जो होता था टेलीफोन लाइनों में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे घरों में जो इंटरनेट आता है वो फाइबर ऑप्टिकल की तरह आता है, और ऑप्टिकल जो केबल होती है मतलब फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर कोई भी एनालॉग सिग्नल ट्रेवल नहीं करता, वहाँ ऑप्टिकल सिग्नल ट्रेवल करता है। तो हमारा मॉडम जो है अब ऑप्टिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र करता है, जिसकी मदद से हमारा जो है इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेज पाता है। अब क्योंकि एनालॉग सिग्नल में जो होती एलिमेंट होते थे, जैसे कि हमारे टेलीफोन में होते थे जिनको हम DSL केबल बोलते थे, या फिर कॉपर वायर बोलते थे जिनमें 2 वायर होते थे, टेलीफोन में आप देखे होंगे। अभी भी आपके घर में जो डिश की केबल आती है जिसको हम कोरेस्कल केबल बोलते हैं, आप उसको खोल के अगर आप कभी देखेंगे तो उसके अंदर आप सिंगल कॉपर वायर होती थी, उससे भी इंटरनेट चलाया जाता था पहले, उसके बाद फिर DSL आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से फार्मूला कंटेंट CCC तैयारी का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए तो पूछा है CCC तैयारी का, अगर अब ये फार्मूला क्या करता है, अगर आपके पास 2 वर्ड है, मान लो एक वर्ड है A और एक वर्ड है B, इन दोनों को हमें जोड़ना है, और बहुत सारे इस तरह के वर्ड हैं, मान लीजिए नाम और सरनेम लिखा है और आपको चाहिए कि हर जगह पे एक ही वर्ड में लिखा जाए, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और ये क्या करता है दोनों वर्डों को जोड़ देता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ये वाला पहला वाला, ये हमारा राइट आंसर होगा। दोनों वर्डों को ये A और B जोड़ कर यहाँ पर साथ में लिख देगा। अब ऐसे ट्रिपल मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसे कई सारे फार्मूले हैं जो हमारे टेस्ट के लिए अप्लाई होते हैं, जिनमें कई फार्मूले ऐसे हैं जिनमें आप टेस्ट को जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये वाला फार्मूला है हमारा, जिनकी मदद से आप 2 टेक्स्टों को जोड़ सकते हैं। आप टेक्स्टों को अलग भी कर सकते हैं और टेक्स्टों को आप कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फार्मूले होते हैं वहाँ पर। सिर्फ कैलकुलेशन जब संबंधी चीज़ें नहीं हो सकती, 2 टेक्स्टों को जोड़ भी सकता है वो। निम्नलिखित में से किस, अभी ऊपर हमने आपको बताया था रेफरेंस वाले में, तो ये हमारा जो होता है टेक्स्ट रेफरेंस हो गया।
ठीक है। निम्नलिखित में किस फाइल में यूजर लॉगिन इन सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कमांड का प्रयोग किया है। देखिए हमारे सिस्टम के अंदर एक स्क्रिप्ट फाइल होती है जो हमारे सारे सिस्टम की कमांड को इस्तेमाल करती है। कौन सी फाइल खोली गई, कितनी फाइल देर के लिए खोली गई और उसमें कितनी एडिटिंग किया गया है, कितना डाटा चेंज किया, ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करके रखता है। हालांकि ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लाइनस के अंदर ही होती है, विंडो के अंदर फिलहाल ऐसी कोई सुविधा होती नहीं है, नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन आप प्रोग्राम की मदद से कर सकते हैं। तो उसको हम स्क्रिप्ट फाइल बोलते हैं, जो पूरी चीज़ों का लॉग रखता है, हर एक चीज़ का लॉग रखता है वो। निम्नलिखित में से पाई चार्ट डालने के लिए किस विजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर पाई चार्ट अगर लगाना है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा, उसके लिए आपको चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल करना होगा। अब वहाँ पे पूछा जा रहा है हमारे पास चार्ट कितने तरह के होते हैं, तो हमारे पास टोटल 11 तरह के चार्ट होते हैं। ये पुराने वर्जन का है, अपडेट होने के बाद थोड़े अपडेट हो गए होंगे, तो पहले पुराने में 11 ही होते थे चार्ट हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पारंपरिक यूनिक्स फाइल सिस्टम पर एक फाइल के लिए किस टाइप स्टैम्प की आवश्यकता होती है। तो एक फाइल के लिए कौन से टाइम स्टैम्प की आवश्यकता होती है, अगर ये पूछा जा रहा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रिक्वायर्ड टाइम स्टैम्प फॉर ए फाइल ऑन ए ट्रेडिशनल यूनिक फाइल सिस्टम। यूनिक फाइल सिस्टम के लिए कौन सा फाइल सिस्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमारा यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा क्रिएशन टाइम हमारा ही, कि क्रिएशन टाइम की हमारी ज़रूरत नहीं होती, बाकी हमारा यहाँ पे सारी होती। क्रिएशन टाइम मतलब जब फाइल हमारी बनाई गई है, मतलब क्रिएटिंग फाइल जो होती है वो हमारी, जब भी हमारी कोई फाइल बनती है उसकी अपनी खुद की हिस्ट्री बनती है कि कितनी बार फाइल को एडिट किया गया, फाइल को आखिरी बार कब मॉडिफाई किया गया, फाइल कब बनाई गई थी, ये सारी चीज़ें उसमें होती थी। हमारी ये क्रिएशन टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें की वहाँ पर ज़रूरत होती है हमारी यूनिट में। अब इसको आप हटा सकते हैं, बाकी चीज़ों को हटा नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से एक स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका कौन है। देखिए एक स्लाइड पर अगर आपको कई सारे एनिमेशन लगाने हैं तो उसके लिए आपको एनिमेशन स्कीम लागू करना होगा। एनिमेशन स्कीम लागू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है एक ही फाइल पे बहुत तरह के एनिमेशन लग जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा बी, एनिमेशन स्कीम। चलिए अगले सवाल पे आता है। निम्नलिखित में से मापी का फुल फॉर्म क्या है। तो मापी का फुल फॉर्म होता है मैसेज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये हमारा एक ईमेल का प्रोटोकॉल है जो माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्सचेंज वाले प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर के अंदर ये इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, अभी फ़िलहाल उनका ईमेल का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा ईमेल भी लगभग रियल टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर के लिए इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर हमारा माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक और हॉटमेल जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है वो यूज़ होती है। बाकी हमारे पॉप और आई मैप का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पॉप का इस्तेमाल जो है अब लगभग सभी लोगों ने बंद कर दिया है और SMTP और आई मैप का ही इस्तेमाल करते हैं। पॉप को बंद रखते हैं, आप चाहे तो पॉप को इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो जीमेल भी अब उसका इस्तेमाल पॉप को नहीं करता है। निम्नलिखित में से लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको लाइनस के अंदर कैलेंडर देखना है तो कौन से कमांड का इस्तेमाल करना होगा, वहाँ पे CAL मतलब कैलेंडर कमांड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको लाइनस में कैलेंडर देखना है तो CL मतलब कैलेंडर। निम्नलिखित में से लाइव टाइल्स में किसी सॉफ्टवेयर को कैसे हटाया जा सकता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी रिमूव ए लाइव टाइल। अब देखिए लाइव टाइल जो होता है हमारा ये विंडो के अंदर होता है, ये देख रहे हैं ये। अब लाइव टाइल्स को जो है विंडो 11 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने हटा दिया। विंडो 10 के अंदर आता था, विंडो 8.1 में भी आता था और विंडो 8 में भी आता था। असल में विंडो 8 से ही ये शुरू हुआ था, जिसमें टाइल जो होती लाइव थी, मतलब उनके अंदर के कंटेंट को दिखाई पड़ता था। तो अगर आपको किसी लाइव टाइल को हटाना है वहाँ से तो उसको है अनपिन कर दीजिए स्टार्ट मेनू से आसानी से, तो वो लाइव टाइल वहाँ से गायब हो जाएगी। या फिर वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप टाइल्स को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट क्लिक है, ये देखिए अगर सारे एप्लीकेशन है उनमें से कोई टाइल नहीं, अगर मुझे किसी को हटाना है तो यहाँ पे जाकर मैं सिंपली अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर दूंगा बस, और ये हट जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है। देखिए नेटवर्क में बैंडविड्थ का मतलब होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है और हमारा जो ISP है उसके द्वारा उसके और हमारे बीच में जो डाटा की आदान प्रदान होगा वो किस स्पीड से होगा,
और किस स्पीड से होने का मतलब ये है, दो चीज़ें। जब भी हम इंटरनेट किसी आईएसपी से ख़रीदते हैं तो इंटरनेट में हमें दो चीज़ें दी जाती है। एक तो हमें मैक्सिमम इंटरनेट कितना मिलेगा, मान लीजिए 2 GB देते हैं, जैसे कि जियो हमें 1.5 GB डेली देता है, लेकिन वो 1.5 GB हमारे मोबाइल तक किस स्पीड में पहुँचेगा वो उसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और बैंडविड्थ ही डिजाइन करता है कि हमें जो इंटरनेट दिया गया है वो कितनी देर में हमारे तक उतना बड़ा डाटा आ जाएगा। और बैंडविड्थ का यही मतलब होता है। तो संचार चैनल की प्रोसेस मतलब कि हम जो संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी कितनी स्पीड हमें मिलती है। मतलब कि जैसे कि इंटरनेट की स्पीड जो होती है, जैसे कि कंपनी अगर हमें बोलती है कि हमारी स्पीड जो है 10 MBPS की देते हैं। MBPS मतलब मेगा बिट पर सेकंड होता है। और बिट और बाइट में आप जानती होंगे 8 बिट बराबर हमारी 1 बाइट होती है। तो अगर ये 10 बोलते हैं तो यानी कि हमें 1 MB की स्पीड मिलेगी टोटल, 1 MB से थोड़ी सी ज़्यादा। यानी कि अब इसको हम अगर 60 से गुणा कर देंगे इस तरह से तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 60 MB की स्पीड, अगर 60 MB की स्पीड हमें 1 मिनट के अंदर मिल रही। मतलब कि हर मिनट हमारे मोबाइल से 60 MB की डाटा फाइल को डाउनलोड या फिर अपलोड कर सकते हैं, अगर दोनों बराबर होते हैं। अब उस हिसाब से आप घंटे का कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 मिनट में 60 हो गया 600 के मतलब कि 360 MB, मतलब कि ऑलमोस्ट 3.5 GB का डाटा आप 1 घंटे के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 MB की कंस्टेंट स्पीड मिलती है, कंस्टेंट स्पीड मतलब होती है कि 1 MB की स्पीड बनी रहती है, ऐसा कि नहीं शुरू में 1 MB हुई फिर घट जाती। अगर ये घटती बढ़ती रहेगी तो नहीं। अगर आपको सिर्फ 1 MB की स्पीड मिलती थी, 1 घंटे अगर आप लगातार इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं 4 GB की, तो सिर्फ 3.5 GB की फाइल ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईएसपी हो गया। आईएसपी के थ्रू अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट आएगा, अब इसको आप समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर ऊपर टंकी लगी है, टंकी से आप 1 बाल्टी पानी भरना चाहते हैं तो बाल्टी का पानी आपको उतनी देर में भर जाएगा जितनी मोटी आपके घर पाइप लगी हो। पाइप को आप बैंडविड्थ समझ लीजिए, जितनी मोटी आपकी पाइप होगी उतनी जल्दी टंकी से पानी आपके घर में आ जाएगा, क्योंकि टंकी में पानी तो बहुत सारा है, आपकी बाल्टी से बहुत ज़्यादा, लेकिन उस पानी को आने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है। अगर छोटी पाइप रहेगी तो देर लगेगी, आ जाएगा लेकिन देर लगेगा, उसी को आप बैंडविड्थ समझ लीजिए। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। तो अगली बार जब भी आपको इंटरनेट आप किसी से लीजिए या फिर आईएसपी से इंटरनेट खरीदिए तो उनसे इस बारे में ज़रूर पूछ लीजिए कि हमें स्पीड कितनी मिलेगी। मतलब कि जो डाटा आप हमें दे रहे हैं अनलिमिटेड बोल के, वो किस स्पीड से हमारे पास आप पहुंचाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से भेजा गया संदेश किस फोल्डर में मिलेगा। देखिए, अगर आप किसी मैसेज को भेज रहे हैं उसके अंदर कोई अटैचमेंट लगा देते हैं और आप मोबाइल इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं या फिर कंप्यूटर में भेजते हैं और आपका इंटरनेट स्लो है, तो हमारा जो मैसेज होगा वो आउटबॉक्स में चला जाएगा एक बार सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद। और आउटबॉक्स में मैसेज तभी तक रहेगा जब तक वो मैसेज पूरी तरीके से भेज नहीं दिया जाता। एक बार मैसेज पूरी तरीके से चला जाता है तो मैसेज हमारा आउटबॉक्स से ट्रांसफ़र होकर सेंट में चला जाएगा, फिर वो मैसेज आउटबॉक्स में नहीं चला जाएगा। और अगर मैसेज सेंट होता रहेगा, मतलब कि जैसे कि आप कभी कभी बड़ी अटैचमेंट कोई भेज रहे हैं 15 MB की और अटैचमेंट अपलोड होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने आपको ऊपर समझाया था कि आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, आपको 10-12 KB की या फिर 1 MB की स्पीड मिल रही है और आपको एक बड़ा अटैचमेंट भेजना है 15 MB का, तो 1 MB की स्पीड के हिसाब से तो आपको कम से कम 15 सेकंड लगेगा उस फाइल को भेजने के लिए। तो 15 सेकंड तक हमारा मेल जो रहेगा आउटबॉक्स में रहेगा और एक बार पूरा का पूरा मैसेज जो है हमारे सर्वर पे ईमेल के लोड हो गया तो सारा मैसेज जो है हमारा सेंट बॉक्स में चला जाएगा, जहाँ पे आप उसकी हिस्ट्री दे सकें। आउट बॉक्स में तभी तक मेल रहता है जब तक वो प्रोग्रेस में रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या होता है, मैसेज रियल टाइम में भेजा जाता है, उसके लिए हम चैट सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। हर कंपनी का अलग अलग सर्वर होता है चैट सर्वर। अब देखिए, मेल सर्वर में ईमेल जो होता है वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड होता है। हमारा मैसेज जो होता है एक रियल टाइम में नहीं भेजा जाता। मैसेज एक बार भेजने के बाद हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में इंटरनेट अगर बंद भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन चैट सर्वर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि चैट सर्वर में आप देखते होंगे आप किसी को मैसेज भेजते हैं, वो अगर वो मैसेज टाइप भी करता रहता तो भी आपको दिखता रहता है। इवन अगर वो मैसेज मतलब कि एप्लीकेशन को बंद करके बाहर भी चला जाता तो भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि चैट सर्वर जो होता है दोनों क्लाइंटों से लगातार कनेक्शन बनाए रखे रहता है। और वो एप्लीकेशन जो होता है, जैसे कि व्हाट्सएप का उदाहरण ले लेता है, तो व्हाट्सएप लगातार यूज़र के बिहेवियर पर नज़र रखता है
अब नज़र रखने से मतलब क्या है, एप्लीकेशन पे वो नज़र रखता है कि आपने एप्लीकेशन खोला है कि नहीं, आपने चैट विंडो बंद किया है कि नहीं, आपने इंटरनेट तो नहीं बंद कर दिया, अगर उसने इंटरनेट बंद कर दिया कि नहीं, अगर आपने कीबोर्ड खोल के एक भी वर्ड टाइप करना लिखना शुरू किया यानी कि आप कीबोर्ड खोल भी लिए तो भी वो बता देगा सामने वाले को कीबोर्ड ओपन किया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को भेजता रहता ताकि मैसेज करने में जो है और मैसेज इस्तेमाल करने में आसानी हो, ताकि सामने वाले को ही पता रहे कि आप मैसेज लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, या फिर आपने मैसेज सीन करके छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ों के लिए रियल टाइम मैसेजिंग सर्वर के लिए चैट सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। और सेम फैसिलिटी आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, फेसबुक में मिल जाएगी, जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, हमारा आज का लगभग क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पॉपअप टिप्पणी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे पॉपअप टिप्पणी का हिस्सा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे पॉपअप में नहीं आता है, पॉपअप कमांड के अंदर नहीं आता है। इनमें से कौन सा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिप्ले एंड डिलीट कमेंट वाला हमारा जो है पॉपअप टिप्पणी के अंदर नहीं आता। डिलीट कमांड होता है हमारा, डिलीट ऑल कमांड भी होता है, रिप्ले ऑल कमांड भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिप्ले एंड डिलीट वाला ऑप्शन नहीं मिलता। या तो रिप्ले मिलेगा या फिर डिलीट मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। तो ये वाला राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में किस उपकरण द्वारा एक से अधिक लेन को एक जोड़ा जाता है? देखिए, एक से अधिक लाइन, यहाँ पे लाइन केबल बोला जा रहा है। एक से अधिक लाइन को जोड़ने के लिए कौन से उपकरण का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? चलिए, आज का आखिरी सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा एक से अधिक लेन को जोड़ा जा सकता है? मतलब एक से अधिक लेन को जोड़ने के लिए आपके कौन से लाइन का मतलब होता है लोकल एरिया इंटरनेट। अगर आपके पास दो नेटवर्क आपने बनाया हुआ है, दोनों का आपको जोड़ना है, तो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे हमारा होता है ब्रिज डिवाइस होता है, जो दो लाइनों को आसानी से जोड़ सकता है। यानी एक लाइन ये रहा हमारा, और दोनों लाइनों को अगर हमें आपस में जोड़ना है तो हम ब्रिज कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ब्रिज के द्वारा, ब्रिज जो होता है हमारा दो लाइनों को आसानी से जोड़ सकता है, क्योंकि दो लाइन होंगे तो दो आईपी भी होगी। मान लीजिए इसकी आईपी जो होगी हमारी लास्ट में, अगर इसकी आईपी हमारी मान लीजिए ग्रुप इसका 195 से होता है और इसका 192 होगा, तो दोनों की अलग अलग आईपी हो गई। तो अब दोनों की अलग अलग आईपी को जोड़ने के लिए हम जो है यहाँ पे जो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं उसको हम ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज ही एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे दो नेटवर्कों को जोड़ सकता है आसानी से। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको सारे सवाल अच्छे से समझ आ गए। ये सारे सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं और आसानी से सारे क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।